हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मुस्कान शर्मा। जय हिंद सभी को। वेलकम टू द डिफेंस गुरुजी प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम बात करेंगे ACC 131 के बारे में बात कर रहे हैं, जहां पे आज हमने अपनी तैयारी शुरू कर दी है अपनी जीके और ह्यूमैनिटीज के सिलेबस की, जो भी आपका ACC 131 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। इससे पहले आपके लिए 2 वीडियोस लेके आई गई थी जो स्पेसिफिकली टारगेटेड थी कि ACC 131 में जो आपकी स्ट्रैटेजी हो वो क्या हो, जीके GS और ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड। इसके लिए हमने यूज किया था अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आपका जनवरी में कंडक्ट किया गया था, यानी ACC 130 के पेपर को बहुत एक सवाल को बारीकी से देखा था और समझा था कि किस गहराई तक हमें उतरने की जरूरत है जब हम हमारे जीके GS या ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट को डील करें। देखिए, सब्जेक्ट जो जीके GS हो या ह्यूमैनिटीज हो, डील एक साथ किया जाएगा, बट हमने वहां पे समझा था कि जब बात जीके GS की आती है तो सवाल किस तरीके से पूछे जाते हैं और जब बात ह्यूमैनिटीज की आती है तो सवाल किस तरीके से पूछे जाते हैं। इसी चीज को आज ध्यान में रखते हुए आज हमारा फर्स्ट क्लास होने वाला है, जो होगा आपका किसके ऊपर, सोलर सिस्टम के अंदर। ज्योग्राफी से हम शुरुआत कर रहे हैं। ज्योग्राफी में सबसे पहले आप सोलर सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। इससे बहुत सारे आपको सवाल अक्सर देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को दे देना चाहूंगी कि जो भी बच्चे ACC का बैच 131 ACC के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिफेंस गुरुजी ने आपके लिए एक न्यू बैच लॉन्च किया है, जिसकी पहली कुछ वीडियोस आप लोग सब लोग पब्लिकली देख सकते हैं, बट आगे जो होंगी वो पब्लिक वीडियोस नहीं होंगी। ओनली दोज हु विल ज्वाइन द बैच, उन्हीं को उस वीडियोस का और उस कंटेंट का एक्सेस मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपको क्लासेस अच्छी लगती हैं और आपको है कि हमें भी जीके GS के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए या फिर सारे सब्जेक्ट्स की हमें ACC की तैयारी एक ही जगह चाहिए, तो वी आर प्रोवाइडिंग यू दैट सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक बार बैच के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर देखेंगे उसको कैसे अवेल कर सकते हैं। तो मैं बता देती हूँ, बैच के अंदर आपकी सारी की सारी जो क्लासेस होंगी वो आपकी रिकॉर्डेड भी आपको मिलेंगी। ठीक है, आपको रिकॉर्डेड क्लासेस में मिलेंगी ताकि आप मल्टीपल रिविजन्स कर सकें। इसके अलावा आपके टेस्ट पेपर होंगे और टेस्ट के साथ साथ आपके प्रैक्टिस पेपर्स भी होंगे। ठीक है, प्रैक्टिस पेपर्स भी होंगे और ये आपका सभी सब्जेक्ट्स के लिए रहेगा, आपका सभी सब्जेक्ट्स के लिए रहेगा ये बैच। अगर किसी स्टूडेंट्स को बैच अवेल करना है तो ये 2 नंबर्स हैं जो आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, आप इसके थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको टाइप क्या करना है, ACC 131 आप टाइप कीजिएगा और आपको वहां से फिर उसका एक्सेस अवेल हो जाएगा। इन केस अगर किसी के मैसेज की इंक्वायरी का रिस्पॉन्स नहीं आता है तो यू कैन कॉल एट दीज नंबर ऑल्सो। अंडरस्टूड? ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी पहली क्लास के साथ, जिसमें हमें बात करनी है आपके सोलर सिस्टम से रिलेटेड। तो कॉन्सेप्ट ऐसा रहेगा क्लासेस का कि हम सबसे पहले बेसिक्स को समझेंगे। ठीक है, 1 वर्ड्स को समझेंगे और उसके बाद हम फर्दर क्या करेंगे, एट द एंड ऑफ क्लास उससे रिलेटेड कुछ MCQs को भी ट्राई करेंगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाना एक इंपॉर्टेंट टास्क होता है खुद में। तो देखते हैं आपकी स्क्रीन पे, जैसा आप देख सकते हो कुछ डेफिनेशंस आ रही हैं। डेफिनेशन से काफी सवाल पूछे जाते हैं। तो पहला है यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या होता है, गैलेक्सी क्या होती है, स्टार क्या होते हैं, कॉन्स्टेलेशंस क्या होते हैं, प्लैनेट्स क्या होते हैं। एक बार इन सब का बेसिक समझते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि आपका यूनिवर्स क्या होता है, कुछ भी चीज, एवरीथिंग जो आप अपने अराउंड देख सकते हो या कोई भी चीज जो एग्जिस्टेंस में है, कोई भी ऐसी चीज जिसका अस्तित्व है, वो यूनिवर्स है, वो ब्रह्मांड है। सीधी सी बात है, कोई चीज है तो वो ब्रह्मांड ही है। तो एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इज यूनिवर्स। यूनिवर्स की खुद की कोई लिमिट नहीं होती। ठीक है, यूनिवर्स की कोई भी लिमिट नहीं है, वो लिमिटलेस है। अनदर थिंग आती है कि इसी यूनिवर्स के अंदर क्या होती है, फिर गैलेक्सीज। इसी यूनिवर्स के अंदर आपकी क्या प्रेजेंट है, गैलेक्सीज। ठीक है, एक यूनिवर्स के अंदर बहुत सारी आपकी गैलेक्सीज प्रेजेंट होती हैं, मल्टीपल गैलेक्सीज आर देयर। अब ये गैलेक्सीज होती क्या है, एक्चुअल में गैलेक्सीज आपके ग्रुप ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार, बहुत सारे स्टार्स के ग्रुप को गैलेक्सी बोलते हैं। यानी कि ब्रह्मांड के अंदर अगर बहुत से तारे थे और वो ग्रुपिंग कर ले तो एक ग्रुप ऑफ जो आपके बिलियंस ऑफ स्टार होगा उसको 1 गैलेक्सी बोलेंगे। इसी तरीके से जो अनदर ग्रुप ऑफ बिलियन ऑफ स्टार होगा उसको हम क्या बोलेंगे, गैलेक्सी 2 बोलेंगे।
ठीक है, तो हम कौन सी गैलेक्सी में, हमारी कौन सी गैलेक्सी है, अगला ये सवाल उठ के आता है। तो यूनिवर्स सबसे बड़ी यूनिट हो गई, यूनिवर्स के अंदर उससे जो छोटी यूनिट है वो हुई गैलेक्सी। गैलेक्सी के अंदर बहुत सारे क्या है आपके, ग्रुप ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार प्रेजेंट है। अब ये जो बहुत सारे, आपने देखा यूनिवर्स, फिर हमने देखा उसके अंदर गैलेक्सी, तो ये बहुत सारे तारे इकट्ठे कैसे हुए, अलग अलग इक्वली क्यों नहीं स्पेस्ड है, ये इकट्ठे हुए बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ये ग्रेविटी की वजह से बहुत सारे जो बिलियंस ऑफ स्टार है वो अपना एक ग्रुप बना लेते हैं और उसी ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, गैलेक्सी बोलते हैं। ये सारी गैलेक्सीज जो हैं, जो ग्रुप बनाया इन बिलियन ऑफ स्टार ने, ये अलग अलग शेप के अंदर अरेंज कर सकती है, डिफरेंट डिफरेंट शेप के अंदर अरेंज कर सकती है। हो सकता है राउंड हो आपकी गैलेक्सी, हो सकता है आपकी इलिप्टिकल गैलेक्सी हो सकता है कि आपकी गैलेक्सी क्या हो, स्पाइरल गैलेक्सी हो। ठीक है, अब गैलेक्सीज के अंदर क्या होता है, आपका क्लस्टर ऑफ स्टार्स होता है, और अगर यही स्टार्स किसी एक पैटर्न के अंदर अरेंज हो जाए, मतलब किसी एक टाइप के फ्रेमवर्क के अंदर अरेंज हो जाए, तो इसको क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिलेशन। उसे क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिलेशन, कॉन्स्टिलेशन ऑफ स्टार्स उसे बोला जाता है। होपफुली ये क्लियर हो गया। हमने सबसे पहला समझा यूनिवर्स, यूनिवर्स के अंदर गैलेक्सी, गैलेक्सी के अंदर क्या होगा आपका, कॉन्स्टिलेशन यानी स्टार्स का ग्रुप। ठीक है, तो अब जैसा कि मैंने बोला था, अब सबसे पहली बात करेंगे कि हमारी जो गैलेक्सी है वो कौन सी गैलेक्सी है। सो आवर गैलेक्सी इज योर मिल्की वे गैलेक्सी। हमारी गैलेक्सी का क्या नाम है, मिल्की वे गैलेक्सी। बहुत आसान सी बात है और इस पे आपका क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। अगला सवाल जो बन सकता है वो ये बन सकता है कि मिल्की वे गैलेक्सी की शेप कौन सी है। मैंने बताया था कि जो आपकी गैलेक्सीज होती है, यानी ग्रुप ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स होता है, वो भी डिफरेंट डिफरेंट शेप में अरेंज होता है। तो जो आपकी गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी, उसकी शेप कौन सी शेप की है, स्पाइरल शेप्ड। देख सकते हैं ये आपका दिखा रखा है, ये आपको पिक्चर है आपके पास मिल्की वे गैलेक्सी। इसकी शेप कौन सी है, इट इज अ स्पाइरल शेप्ड गैलेक्सी, इट इज अ स्पाइरल शेप्ड गैलेक्सी। ठीक है, अभी हाल ही में जो जानी पहचानी जो आपकी गैलेक्सी है, लेटेस्ट नोन गैलेक्सी का अगर आपसे सवाल पूछ ले तो लेटेस्ट नोन गैलेक्सी होगी आपकी कौन सी, ड्वार्फ गैलेक्सी। लेटेस्ट नोन गैलेक्सी कौन सी है आपकी, ड्वार्फ गैलेक्सी यानी बोनी गैलेक्सी। ठीक है, अब मैंने बोला था यूनिवर्स के अंदर एक गैलेक्सी ये हो गई, मान लेते हैं ये हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी, बट यूनिवर्स के अंदर तो बहुत सारी और भी गैलेक्सीज है। तो जल्दी से बता दो जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, इसके सबसे पास वाली गैलेक्सी का क्या नाम है। तो इसके जो सबसे पास वाली गैलेक्सी होगी, नियरेस्ट मेजर गैलेक्सी टू द मिल्की वे गैलेक्सी इज एंड्रोमेडा। ठीक है, मिल्की वे गैलेक्सी के आसपास जो मुख्य दूसरी गैलेक्सी है उसका नाम क्या है आपका, एंड्रोमेडा। जो मिल्की वे गैलेक्सी से कितना दूर है, वो मिल्की वे गैलेक्सी से 25 लाख लाइट ईयर्स अवे है। क्लियर हो गई ये बात, इसमें किसी को कोई डाउट होपफुली नहीं होगा। ये होगी आपकी मिल्की वे गैलेक्सी और ये रही आपकी एंड्रोमेडा गैलेक्सी, आपको डायग्राम के अंदर दिखाया गया है। अगला है आपके पास, अब हम समझ लेते हैं, जब हमने गैलेक्सी का कॉन्सेप्ट समझ लिया, अब जो हमारी समझने की बारी है वो है स्टार्स। तो जल्दी से हम समझेंगे स्टार्स के बारे में, यानी तारों के बारे में। आखिरकार तारे कैसे बने, देख लिया था हमने कि एक पूरा था यूनिवर्स, यूनिवर्स के अंदर बहुत से थे तारे, ये तारों ने बनाया ग्रुप और इस ग्रुप को नाम दिया था हमने गैलेक्सी। ठीक है, तो अब एक गैलेक्सी को और जूम आउट करके देखेंगे तो पता चला इसके अंदर तो क्या था, बहुत से तारों का समूह। गैलेक्सी क्या हुआ, बहुत से तारों का समूह, बिलियंस ऑफ ग्रुप, बिलियंस ऑफ स्टार का ग्रुप, बिलियन ऑफ स्टार का ग्रुप था आपका गैलेक्सी। तो अब बात करना चाह रही हूं मैं एक पर्टिकुलर तारे की, एक पर्टिकुलर स्टार की। तो ये एक पर्टिकुलर स्टार किससे बना है, अब बात ये करेंगे। ठीक है, तो जो ये एक पर्टिकुलर स्टार की मैं बात कर रही थी, ये एक पर्टिकुलर स्टार कुछ नहीं है, ये है क्या, आपका जो डस्ट है, यूनिवर्स के अंदर जितना भी डस्ट था उसका अगर एक बादल बन जाए तो वही क्या है, स्टार है। ठीक है, स्टार आर दी क्लाउड ऑफ डस्ट। स्टार क्या है, क्लाउड है, किसके, डस्ट के और गैसेस के। जितनी भी आपके यूनिवर्स के अंदर बहुत सारी गैसेस हैं और डस्ट है, वो सारे इकट्ठे होके क्या बना लेते हैं, तारा बना लेते हैं। अब सोच के देखो, आपका बहुत सारा डस्ट और आपके बहुत सारी गैसेस इकट्ठा होके एक बादल बना लेती है। उस बादल में भी क्या होगा, सेंटर में, बिल्कुल उसके बीच में क्या होगा, उस बादल के बिल्कुल बीच में
मास ज्यादा होगा। ठीक है, तो एक बिल्कुल ये मान लो कि ये सारा आपका डस्ट और गैसेज ही है। ये क्या हुआ आपका डस्ट प्लस गैसेज है, ये आपकी डस्ट और गैसेज है। अब इसका जो सेंटर है वो क्या हो जाएगा, और ज्यादा आपका ग्रेविटी की वजह से और ज्यादा इसमें जो डस्ट पार्टिकल है वो पास आ जाएंगे। तो बीच वाला ये क्या बन जाएगा आपका स्टार बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा आपका स्टार। ठीक है, अगर विजिबल नहीं है तो कलर दूसरा देखते हैं, तो ये क्या बन जाएगा आपका स्टार बन जाएगा। अब फिर भी डस्ट पार्टिकल तो बाहर की तरफ भी रह गए। अब ये डस्ट पार्टिकल क्या करते हैं, इसी के अराउंड क्या करना शुरू कर देते हैं, रोटेट करना शुरू कर देते हैं। इसी के अराउंड रोटेट करेंगे और रोटेट करते करते क्या होंगे, जो सेम डेंसिटी के होंगे वो सारे इकट्ठे हो जाएंगे। अब इकट्ठे हुए तो उन्होंने इसने क्या बना दिया, मान लो यहाँ पे एक इकट्ठा होके प्लैनेट बन गया, दूसरा भी आपका डस्ट और गैसेस इकट्ठा होके प्लैनेट 2 बन गया। ठीक है, मान लो ये प्लैनेट 2 बन गया, ये आपका क्या बन गया, प्लैनेट 1 बन गया। तो इस तरीके से इसी स्टार के अराउंड प्लैनेट बन जाता है। तो ऐसे ही बना हमारा सोलर सिस्टम भी। हमारे सोलर सिस्टम का जो स्टार है, बीच का जो तारा है, वो कौन है, सन। और उसी के जो इर्द गिर्द बाकी मटेरियल जो घूम के और इकट्ठा हुआ ग्रेविटी की वजह से, उसने क्या बनाया, प्लैनेट्स बनाए, यानी ग्रह बनाए, जो हमारे ग्रह हैं, जैसे कि आपका अर्थ हुआ, वीनस हुआ, मरकरी हुआ। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका स्टार और उसका एक उसके अराउंड एक सिस्टम बनता है। वो सिस्टम में जो उसके अराउंड जो प्लैनेट्स घूम रहे होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्लैनेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी मेजर बात। ये बात होपफुली आप सबको समझ में आ गई होगी। अब आगे देखते हैं कि स्टार क्या होता है, क्लाउड ऑफ डस्ट और गैसेस होता है, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, और स्टार्स किसके बने हुए होते हैं, हॉट बर्निंग गैसेस के। किसके बने हुए होते हैं, हॉट बर्निंग गैसेस के। देखिए बिल्कुल बीच में जो गैसेस आ जाती है वो आपकी कौन सी गैसेस होती है, जो बिल्कुल बीच में जो गैसेज आ जाती है वो हीलियम और हाइड्रोजन होती है। हीलियम और हाइड्रोजन आपकी बिल्कुल बीच के अंदर आ जाती है। और हीलियम और हाइड्रोजन ये दो ऐसी गैसेस हैं जो कंबाइन करके क्या बना सकती हैं, एनर्जी बना सकती है। तो इसीलिए जो स्टार होता है उसके पास खुद की लाइट होती है, बट जो प्लैनेट्स हैं वो हीलियम और हाइड्रोजन से नहीं बने, इसीलिए इनके पास खुद की लाइट नहीं होती। ठीक है, ये किससे लाइट लेते हैं, ये स्टार से लाइट लेते हैं। बिल्कुल सेंटर में जब सारी गैसेस रोटेट कर रही थी तो बीच में हीलियम और वो आ गई। हीलियम में क्या होता है, हीट होती है, तो वो बर्न, जो वो दो एटम्स कंबाइन करते हैं तो वो क्या कर देते हैं, आपकी हीट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जबकि जो बाहर जो प्लैनेट्स रह गए इनके पास खुद की लाइट नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ स्टार के पास खुद की लाइट होती है। तो ये डिफरेंस होता है स्टार और प्लैनेट के बीच में। हालांकि चाहे स्टार हो या प्लैनेट हो, दोनों ही डस्ट पार्टिकल से, जो आपके डस्ट और गैसेज हैं उसके क्लाउड्स हैं, बट आपके जो सेंटर में स्टार है उसके पास खुद की लाइट है, लेकिन जो आपके साइड में प्लैनेट्स है उसके पास खुद की लाइट नहीं होती। अगला है, तो आपसे सवाल पूछ लिया जाए, अगर यहाँ पे स्टार लिखिए इसको सही करके। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हमारे सोलर सिस्टम का तारा कौन है, स्टार ऑफ आवर सोलर सिस्टम, तो इसका सही जवाब क्या होगा, सन, यानी सूरज हमारे सोलर सिस्टम का तारा है। अच्छा, फिर बताओ नियरेस्ट स्टार टू दी सन, जो सन है, सूरज है, इसके नजदीक सबसे ज्यादा नजदीक कौन सा स्टार है। जैसे हमने मिल्की वे गैलेक्सी के नजदीक एक गैलेक्सी का नाम पढ़ा जिसका आंसर था एंड्रोमेडा, उसी तरीके से पूछ रहा है कि जो सूरज है उसके सबसे करीब स्टार कौन सा है। तो इसका सही जवाब होगा प्रोक्सिमा सेंचुरी। इसका सही जवाब क्या होगा, प्रोक्सिमा सेंचुरी। होपफुली आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो अगले पेज की तरफ मूव करते हैं। अब जब हमने समझ लिया कि एक स्टार हुआ, ठीक है, जैसे हमारी अर्थ का जो स्टार निकल के आया था वो था आपका कौन, सन, और उसी स्टार के अराउंड चक्कर लगा रहे हैं कौन, प्लैनेट्स। उसी के अराउंड चक्कर कौन लगा रहे हैं, प्लैनेट्स। लेट अस सपोज हमने ये अर्थ समझ ली। ठीक है, अब कोई भी ग्रह अगर सूरज के और परिक्रमा लगा रहा है या किसी एक ग्रह दूसरे ग्रह के अराउंड मूव कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, रेवोल्यूशन। उसको क्या बोलते हैं, रेवोल्यूशन। ठीक है, रेवोल्यूशन क्या होता है, एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट के अराउंड मूव कर रहा हो। रोटेशन का मतलब क्या होता है, रोटेशन का मतलब क्या होता है कि एक प्लैनेट अपने ही एक्सिस पे, अपनी ही धुरी पे क्या कर रहा हो, चक्कर लगा रहा हो।
ठीक है, तो उसका मतलब होता है रोटेशन। जैसे कि रेवोल्यूशन में वर्ड ही बता रहा है कि लंबा चक्कर, रेवोल्यूशन वर्ड बड़ा है, रोटेशन छोटा है। अगर कंफ्यूज हो तो ऐसे भी याद कर सकते हो कि रेवोल्यूशन के अंदर तो लंबा चक्कर लग रहा है, रोटेशन के अंदर छोटा है, ठीक है, तो ऐसे हम याद कर सकते हैं। अब प्लैनेट भी क्या करते हैं, किसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं, सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। क्यों सन के अराउंड प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। सवाल आए तो आप इसको गलत मत करके आइएगा। ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से प्लैनेट के अराउंड आपके प्लैनेट क्या करते हैं, सन के अराउंड मूव करते हैं। उसके बाद है रेवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट। अब जो प्लैनेट मूव कर रहे हैं सन के अराउंड, वो किस उसमें मूव कर रहे हैं, कौन से शेप क्या है उस ऑर्बिट की, तो ऑर्बिट की शेप सर्कुलर नहीं है, ऑर्बिट की शेप क्या होगी, एलिप्टिकल। ऑर्बिट की शेप क्या है आपकी, एलिप्टिकल शेप है, ठीक है। अब सारे के सारे प्लैनेट रिवॉल्व तो इस एलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर कर रहे हैं, बट अगर अपनी ही एक्सिस पे रोटेट करने की बात करूं तो उस केस के अंदर सारे प्लैनेट कहां से कहां रोटेट करते हैं, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, अपने ही धुरी के ऊपर, अपनी ही एक्सिस के ऊपर रोटेट वेस्ट टू ईस्ट करते हैं। छोड़ के किसको, एक्सेप्ट यूरेनस एंड वीनस। वीनस और यूरेनस ये दोनों ऐसे हैं जो वेस्ट टू ईस्ट ना रोटेट करके ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करेंगे अपनी एक्सिस पे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, अंडरस्टूड। चलिए आगे चलते हैं। अब हम देख लेते हैं, जैसे कि मैंने बोला था कि हमें ये पता होना चाहिए स्टार यानी तारे और आपके प्लैनेट यानी ग्रह के बीच में अंतर क्या है। दोनों ही तो क्लाउड थे, किसका, क्लाउड ऑफ डस्ट और गैसेस का ये क्लाउड थे, बट अंतर ये होता है जो आपके स्टार होते हैं वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं यानी चमकदार ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जबकि आपके प्लैनेट्स नॉन ल्यूमिनस होते हैं यानी कि आपके चमकदार नहीं होते बट शाइन जरूर करते हैं, ठीक है, शाइन जरूर करते हैं। ल्यूमिनस इसलिए होते हैं क्योंकि इनके पास खुद की लाइट होती है, खुद का आपका लाइट होती है, रोशनी होती है। वो क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर होती है कौन सी रिएक्शन, फ्यूजन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, फ्यूजन रिएक्शन, जो प्रोड्यूस करेगी किसको, हीट को यानी ऊर्जा को। जबकि प्लैनेट्स के अंदर कोई भी फ्यूजन रिएक्शन नहीं होती और कोई भी फ्यूजन रिएक्शन नहीं होगी तो किसी भी तरीके की हीट नहीं प्रोड्यूस करते, तो इसीलिए ये खुद से अंदर से नहीं चमकते प्लैनेट, बल्कि सूरज की रोशनी की वजह से चमकते हुए दिखाई देते हैं। क्लियर है ये बात सबको, ठीक है। तो अगला है आपके पास, नेक्स्ट जो है आपके पास वो है आपके पास एस्ट्रोनॉमी। वो है हमारे पास क्या है, कुछ टर्म्स है, ठीक है। इन बेसिक जो टर्म्स है उनसे भी आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि भाई एस्ट्रोनॉमी किसकी स्टडी है, सीलोलॉजी किसकी स्टडी है, कॉस्मोलॉजी किसकी स्टडी है, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट थियरीज हैं उसके ऊपर भी आपके सवाल पूछे जा सकते हैं। तो एक बार इनको देख लेते हैं। जो पहला है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी का क्या मतलब होता है, जब आप किसी भी वस्तु की स्टडी करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं, किसके अंदर, स्पेस के अंदर, जैसे आप एस्ट्रॉइड, कॉमेट्स, इन सब की स्टडी कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, एस्ट्रोनॉमी। बट आप क्या कर रहे हैं, पूरे यूनिवर्स की, यहाँ पे तो आप किसी एक ऑब्जेक्ट की स्टडी कर रहे थे तो एस्ट्रोनॉमी बोला जा रहा था, पर जब आप पूरे यूनिवर्स की स्टडी करते हो तो उसको क्या बोला जाता है, कॉस्मोलॉजी। उसको क्या बोला जाएगा, कॉस्मोलॉजी, ठीक है। अगर आप चांद की स्टडी करते हो, स्टडी ऑफ मून को क्या बोला जाता है, सीनोलॉजी। क्या बोला जाता है, सीनोलॉजी, ठीक है। उसके बाद है आपका नेबुलर हाइपोथेसिस, जो आपकी अर्थ, ओरिजिन ऑफ अर्थ, अर्थ का जो बना, अर्थ कैसे बनी, इसको जो थ्योरी बताती है उसका क्या नाम है, नेबुलर हाइपोथेसिस। जो थ्योरी इसके बारे में बताती है उसको क्या बोलते हैं, नेबुलर हाइपोथेसिस। उसके बाद अगला सवाल पूछा जा सकता है, भाई जियोसेंट्रिक जो थ्योरी है वो किसने दी, जियोसेंट्रिक थ्योरी किसने दी। अब देखो नाम से पता चल रहा है, जियो का क्या मतलब हो गया, अर्थ। जियो का क्या मतलब हो गया, अर्थ। सेंट्रिक का मतलब क्या हो गया, सेंटर में, ठीक है। मतलब ये जो थ्योरी थी ये कहती थी कि सबसे बीच में है पृथ्वी और उसके चारों ओर और जो भी प्लैनेट्स है वो चक्कर लगा रहे हैं, चाहे वो सूरज हो, चाहे वो आपका मार्स हो, वीनस हो, ये सब चक्कर लगा रहे हैं। ऐसा पहले माना जाता था, बहुत पहले। ये किसके अकॉर्डिंग है, टॉलमी के अकॉर्डिंग। ये कौन बोलता था, टॉलमी बोलता था कि अर्थ बिल्कुल सेंटर में है और बाहर में क्या लगा रहे हैं, बाकी प्लैनेट्स चक्कर लगा रहे हैं, बट ये थ्योरी गलत है। उसके बाद सेकंड है हेलियोसेंट्रिक। हेलियो का मतलब होता है सन यानी सूरज, ठीक है। सेंट्रिक का मतलब हमने देखा सेंटर ही। तो अनदर थ्योरी जो
एग्जैक्टली जो एक्चुअली में है वो क्या है, आपकी हेलियोसेंट्रिक, यानी सूरज बीच में है और बाकी चारों तरफ क्या लगा रहे हैं, प्लैनेट्स चक्कर लगा रहे हैं। ये आपकी क्या थी, आपकी हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। तो इसको कौन देता है, कोपरनिकस देता है। तो इस नाम को भी आप याद कर लेंगे। इसके बाद है आपका प्लेनेटरी मोशन लॉस, है ना। तो ये किसने दी थी, केपलर ने। ठीक है, कि आपके प्लैनेट्स किस तरीके से मोशन करते हैं, ये किसने बताया था, केपलर ने बताया था। चलिए अब बताते हैं आप नेक्स्ट जो है आपकी यूनिवर्स, अगर ब्रह्मांड के बनने से रिलेटेड जो थियरी है, ठीक है, वो जो ब्रह्मांड के बनने से रिलेटेड जो सिद्धांत है वो किसने दिया था और उसको क्या कहते हैं, ये एक और सवाल पूछा जा सकता है। तो फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स के बनने से रिलेटेड जो थियरी दी गई उसका क्या नाम था, बिग बैंग थियरी। बिग बैंग थियरी में क्या हुआ था, सबसे पहले माना जाता था कि भाई एक एटम है, ठीक है, सिर्फ एक ही एटम था, इसकी इंटेंसिटी और इसकी जो डेंसिटी थी वो इनफाइनाइट थी। इस वजह से क्या होता है, 13.7 बिलियन ईयर अगो, 13.7 बिलियन ईयर अगो इस एटम में एक एक्सप्लोजन होता है। इस एटम में एक तरीके का एक्सप्लोजन होता है, ये एटम फट जाता है और उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि ये सारा का सारा जो मैटर है वो क्या होने लग जाता है, स्प्रेड होने लग जाता है और उससे क्या बना, यूनिवर्स बना। तो ये कहती है आपकी बिग बैंग थ्योरी, यानी बिग बैंग का सिद्धांत। ठीक है, इसको और किस नाम से जाना जाता है, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि एक छोटे से एटम से जब इतना बड़ा यूनिवर्स बन सकता है तो माना जाता है कि आज भी यूनिवर्स क्या हो रहा है, अपने साइज में बड़ा हो रहा है। तो इसीलिए बिग बैंग थ्योरी को एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। इसको किसने दिया, एडविन ह्यूबल ने। इसको किसने दिया, एडविन ह्यूबल ने। याद कैसे करेंगे, जैसे कि बिग बैंग के अंदर एक एटम फटा, वैसे ही जो आपका बबल होता है वो भी फट जाता है। बबल से किसको याद कर लो, ह्यूबल को याद कर लो, तो एडविन ह्यूबल याद हो जाएगा। ठीक है, अब जो आपका यूनिवर्स बढ़ रहा है, ठीक है, यूनिवर्स जो एक्सपेंड हो रहा है, हमने ये बात करी, क्या यूनिवर्स इसलिए बढ़ रहा है कि उसके अंदर जो गैलेक्सीज प्रेजेंट है उनका साइज भी बढ़ रहा है, नहीं, यूनिवर्स इसलिए नहीं बढ़ रहा। यूनिवर्स इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि जो दो गैलेक्सीज है उनके बीच का जो साइज है, मान लो एक्स साइज है, वो जरूर बढ़ रहा है। उसके बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, आपका यूनिवर्स भी एक्सपेंड कर रहा है, यानी कि यूनिवर्स भी बढ़ रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब कुछ सवाल आपके इस इवोल्यूशनरी हिस्ट्री से पूछे जा सकते हैं कि यूनिवर्स कब बना था। तो हमने याद कर ही लिया, हमने क्या देखा, यूनिवर्स कब बना था, 13.7 बिलियन ईयर अगो, 13.7 बिलियन ईयर अगो। अब इसको याद कैसे करेंगे, यूनिवर्स के लिए हम टर्म यूज करते हैं कि यूनिवर्स तेरा साथ देगा, है ना। तो यूनिवर्स तेरा साथ देगा। अब इसको देखना, 13.7 से 7 याद कर लो, 13.7 बिलियन। ठीक है, मिल्की वे गैलेक्सी थोड़े दिन बाद बन गई होगी क्योंकि यूनिवर्स के अंदर गैलेक्सी 13.2 बिलियन। हमारा जो सोलर सिस्टम है वो कब बना है, 5 to 5.6 बिलियन। हमारी जो प्लैनेट है अर्थ, ये सब पूछे जा सकते हैं, ये कब बनी, 4.6 बिलियन। चांद 4.4। एटमॉस्फेयर, अब अर्थ बनने के बाद सबसे पहले एटमॉस्फेयर बना है, फिर आपका हाइड्रोस्फीयर बना है और सबसे आखिरी में आपकी लाइफ का ओरिजिन हुआ है। तो एटमॉस्फेयर कब बना, एटमॉस्फेयर बना 4800 मिलियन ईयर्स अगो। जो आपका हाइड्रोस्फीयर बना वो कब बना, 4000 मिलियन ईयर अगो। और जो आपका लाइफ का ओरिजिन हुआ है वो आपका 3800 मिलियन ईयर्स अगो हुआ है। क्लियर है ये सारी बात, इसमें यहां तक किसी को होपफुली कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो अब आगे मूव करते हैं। अब जब हमने इतना सारी बातें समझ ली तो अब ये समझना जरूरी है कि जैसे हम धरती पे तो अगर हमें किसी भी जगह की दूरी को नापना होता है तो हम किलोमीटर्स मीटर्स में नाप लेते हैं, बट क्या आकाश में भी हम किलोमीटर्स मीटर्स में नाप लेंगे, नहीं, क्योंकि आकाश में तो चीजें इतनी ज्यादा दूर है, किलोमीटर मीटर्स में नापने लग गए तो पता नहीं कितने ज्यादा इनफाइनाइट किलोमीटर्स मीटर्स हो जाएंगे। तो इसीलिए हम आकाश के अंदर यानी स्पेस के अंदर जब दूरी को नापते हैं तो किसकी फॉर्म में नापते हैं, लाइट ईयर की फॉर्म में नापते हैं। लाइट ईयर का मतलब है कि रोशनी, लाइट, जो लाइट होती है वो एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, क्योंकि लाइट कौन सी स्पीड से मूव करती है, देखो लाइट कौन सी स्पीड से मूव करती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से लाइट मूव करती है। अब यही देखना है कि जो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में जो लाइट 3 लाख किलोमीटर ट्रैवल करती है वो एक साल में कितना ट्रैवल कर लेगी। तो वो लाइट एक साल में 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर ट्रैवल कर लेती है।
9.46 इंटू 10⁻⁻12 किलोमीटर, ये हुआ आपका एक लाइट ईयर। तो एक लाइट ईयर, चाहे यहाँ पे ईयर आता हो, ये डिस्टेंस की यूनिट है, टाइम की यूनिट नहीं है। ठीक है, तो एक लाइट ईयर का मतलब हुआ कि सूरज की रोशनी जो आपकी 3 लाख किलोमीटर एक सेकेंड में ट्रेवल करती है, वो एक साल में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करे वो हुआ एक लाइट ईयर, जो निकल के आता है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब देखते हैं इसी बेस पे हम डिस्टेंस मेजर करते हैं। अगर लाइट को सूरज से धरती पे पहुंचना हो तो उसे कितना वक्त लगता है, ये भी याद करने वाली बातें हैं। 8 मिनट 20 सेकेंड का वक्त लगता है। अगर उसी लाइट को अर्थ से किसकी तरफ पहुंचना हो, ठीक है, चांद की तरफ पहुंचना हो, तो उसे 1.3 सेकेंड का वक्त लगता है। क्लियर है ये बात, अंडरस्टूड? चलिए अगले की तरफ, अगली स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। अब जो आपका अब एक और मेजरमेंट की यूनिट है। अब तो हमने देखा कि अगर हमें मेजर करना है डिस्टेंस को यूनिवर्स के अंदर, तो हम लाइट ईयर के अंदर मेजर कर सकते हैं, बट एक और यूनिट नई निकाल दी। वो नई यूनिट क्या थी? देखो, ये आपका सन है और ये आपकी अर्थ है। सन और अर्थ के बीच में लेट अस सपोज x किलोमीटर है। सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस लेट अस सपोज क्या है? x किलोमीटर है। तो जो ये x किलोमीटर है, इसको बोल दिया गया 1 AU। क्या बोल दिया गया? 1 AU, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। मतलब जितना सूरज और पृथ्वी के बीच का डिस्टेंस है, उसे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एक्चुअली में 150 मिलियन किलोमीटर के इक्वल है। मतलब सूरज और धरती के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 150 मिलियन किलोमीटर। तो 150 मिलियन किलोमीटर हर बार बोलने की बजाय मैं क्या बोल दूंगी? 1 AU। ठीक है, तो अगर बहुत प्रिसाइजली देखूं तो 149.6 इंटू 10⁻6 किलोमीटर के इक्वल है। तो अब यहां से ये पता चलता है कि जो आपका AU है वो जो आपकी लाइट ईयर है वो एक बड़ी यूनिट है और AU छोटी यूनिट है। अगर मैं आपके सोलर सिस्टम के साइज को AU में नापने की बात करूं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में नापने की बात करूं, तो जो हमारा सोलर सिस्टम है वो 10⁻5 AU के इक्वल है। किसके इक्वल है? 10⁻5। मतलब जितना डिस्टेंस अर्थ और सन के बीच में है उसका 10⁻5 कर दो, उतना पूरे सोलर सिस्टम का आपका डिस्टेंस साइज है। क्लियर हुई ये बात? इसमें होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा। अब ये नंबर्स है जो आपको याद करने हैं, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ठीक है, अब हम बात करेंगे फुल फ्लेज्ड। अब तक हमने यूनिवर्स के सारे बेसिक्स देख लिए, इस पे आपके सवाल पूछे जाएंगे। अब हम बात करेंगे आपके कंप्लीटली किसके बारे में? सोलर सिस्टम के बारे में। तो सोलर सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो सोलर सिस्टम में आपका क्या प्रेजेंट होता है? एक सूरज, एक सन प्रेजेंट है, उसके बाद 8 प्लैनेट है। पहले 9 होते थे, अब प्लूटो चाचा जी निकल गए, प्लूटो भाई निकल गए हैं। ठीक है, और उसके अलावा बहुत सारे एस्टेरॉइड्स और आपके कॉमेट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। अब सबसे पहली बात तो यहीं से शुरुआत कर लेते हैं कि हमने बोला कि एक सूरज है, 8 प्लैनेट्स है। तो 8 प्लैनेट्स क्यों है? प्लूटो क्यों चला गया? और प्लूटो को निकाला तो किसने निकाला? तो प्लूटो को निकालने वाली जो बॉडी है उसको बोलते हैं इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो टाइम टू टाइम स्पेस से रिलेटेड एक्टिविटीज पे ध्यान रखती है। तो इसका जो ये एक एनजीओ है, एक तरीके की ये एनजीओ है जहां जो पेरिस में सिचुएटेड है। 1919 में इसका गठन हुआ था। इसने प्लूटो को प्लैनेट की कैटेगरी से निकाल दिया। कब? 15 अगस्त 2006 के अंदर। तो सवाल पूछा जा सकता है 2006 के अंदर प्लूटो को निकाला गया। किसके द्वारा? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने एक क्राइटेरिया यानी एक मापदंड तय किया जिसके अकॉर्डिंग उसने बोला कोई भी ग्रह, मतलब कोई भी स्पेस में प्रेजेंट होने वाली बॉडी, ऑब्जेक्ट यानी कोई भी सेलेस्टियल बॉडी, प्लैनेट यानी ग्रह तब कहलाएगी जब वो 3 चीजों को, 3 कंडीशंस को पूरा करती हो। पहली कंडीशन रखी कि वो सूरज के अराउंड चक्कर लगाता हो, कि वो कोई भी जो बॉडी है वो सूरज के अराउंड चक्कर लगाता है। तो प्लूटो सूरज के अराउंड चक्कर लगाता था, पहली बात तो पूरी करता था। दूसरी बोला था, ये बोला गया कि तीनों की तीनों कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। एक भी कंडीशन पूरी नहीं होगी तो वो प्लैनेट नहीं कहलाएगा। तो प्लूटो सूरज के अराउंड चक्कर तो लगाता था। दूसरी बात बोली कि कोई भी जो ऐसी बॉडी है
जिसको आप प्लैनेट बोलना चाहते हैं उसका इतना मास होना चाहिए कि वो एक राउंड शेप, एक गोल आकार अपना ले। तो ठीक है, प्लूटो का लगभग गोल आकार था, तो हो सकता था वो इस मापदंड पे भी ठीक बैठ जाता। बट जो तीसरा मापदंड रखा गया वो ये रखा गया था कि किसी भी प्लैनेट का जो नेबरहुड होता है वो क्लियर होना चाहिए। जिस ऑर्बिट के अंदर वो प्लैनेट चक्कर लगा रहा है सूरज के अराउंड, वो ऑर्बिट उसका क्या होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। उसके पड़ोस में उसकी रुकावट बनने के लिए कोई नहीं होना चाहिए, ऐसा बोलता है। पर एक्चुअली में क्या होता है कि जो ये वाली जो थर्ड कंडीशन है ये प्लूटो पूरी नहीं कर पाता। और जब प्लूटो इस थर्ड कंडीशन को पूरी नहीं कर पाता तो उसे क्या नहीं बोलते, प्लैनेट नहीं बोलते। ठीक है, उसे किसकी कैटेगरी में रख देते हैं, ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में। किसकी कैटेगरी में, ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में। अब ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में क्यों रखा, यानी बोना प्लैनेट, क्योंकि ये ऊपर वाली दो कंडीशन तो पूरी कर रहा है, सिर्फ तीसरी कंडीशन ना पूरी करे तो वो क्या कहलाएगा, ड्वार्फ प्लैनेट। तो आज की तारीख में प्लूटो क्या है, एक ड्वार्फ प्लैनेट है, बोना ग्रह है, जिसका नेबरहुड क्लियर नहीं है, जो रफली राउंड शेप का है और सूरज के अराउंड ही वो चक्कर लगाता है। ठीक है, अब क्या सिर्फ और सिर्फ प्लूटो ही ड्वार्फ प्लैनेट है या फिर कोई और भी ड्वार्फ प्लैनेट्स है? तो आज तक इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने 5 ड्वार्फ प्लैनेट्स को रिकॉग्नाइज किया है। सबसे पहला देख लेते हैं, सबसे पहला है प्लूटो, और ये सबसे बड़ा ड्वार्फ प्लैनेट भी है। इट इज ऑल्सो दी लार्जेस्ट ड्वार्फ प्लैनेट। उसके बाद है हुआमिया। थर्ड कौन सा है आपका, सीरस, ये आपका लार्जेस्ट एस्टेरॉइड है। ये क्या है आपका, लार्जेस्ट एस्टेरॉइड भी है। फोर्थ है आपका मेकमेक एंड फिफ्थ है आपका एरिस। फिफ्थ क्या है आपका, एरिस, जो कि सेकंड लार्जेस्ट क्या है, ड्वार्फ प्लैनेट, जो कि क्या है आपका सेकंड लार्जेस्ट ड्वार्फ प्लैनेट भी कहलाता है। अब इसको आपको याद करना है, इसमें और कोई ट्रिक नहीं है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। अब आप सोलर सिस्टम की तरफ आ जाइए और इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले सूरज, पहले तो ग्रहों की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपका सन है, सन के बाद जो प्लैनेट आता है वो कौन सा है आपका, मरकरी, मरकरी के बाद वीनस, वीनस के बाद अर्थ, अर्थ के बाद कौन, मार्स। ठीक है, अर्थ के बाद कौन आएगा, मार्स। ठीक है, यहां तक एक काइंड ऑफ प्लैनेट। आगे फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, अलग तरीके के प्लैनेट। अब देखो, मैंने दो कलर यूज करे, एक साइड मैंने मार्स तक येलो यूज करा, उसके बाद मैंने जुपिटर से आगे रेड यूज किया। तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में एक बेल्ट आती है, इन दोनों के बीच में एक बेल्ट आती है, और इस बेल्ट को क्या बोलते हैं, एस्टेरॉइड बेल्ट। इस बेल्ट को क्या बोलते हैं, एस्टेरॉइड बेल्ट। ये किस किस के बीच में है, ये आपके मार्स जो प्लैनेट है और आपका जुपिटर जो ग्रह है, उन दोनों के बीच में एस्टेरॉइड बेल्ट आते हैं, जिसमें बहुत सारे आपके एस्टेरॉइड प्रेजेंट होंगे। क्लियर है, ठीक है। अब ये सूरज आपका सूरज हो गया, ठीक है। इसके बाद 1 2 3 4 जो आपके पहले 4 ग्रह हैं, इन्हें क्या बोला जाता है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। इन्हें क्या बोला जाएगा, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। ठीक है, और जो आपके आखिरी के 4 ग्रह हैं, इन्हें क्या बोला जाता है, जोवियन प्लैनेट। इन्हें क्या बोला जाता है, जोवियन प्लैनेट। ठीक है, अब इस वर्ड को समझ लेते हैं कि भाई ये टेरेस्ट्रियल का क्या मतलब है और जोवियन का क्या मतलब है। टेरेस्ट्रियल का मतलब ये होता है अर्थ लाइक। टेरेस्ट्रियल का क्या मतलब है, अर्थ लाइक, जिसपे आपकी रॉक्स वगैरह प्रेजेंट हो। जोवियन का मतलब होता है जुपिटर लाइक। जोवियन का मतलब क्या है, जुपिटर लाइक। तो अर्थ लाइक की बात करी, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये सारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं, अर्थ लाइक है। इनका साइज कंपैरेटिवली छोटा होगा, और आप देख सकते हैं लास्ट वालों का साइज कंपैरेटिवली बड़ा होता है। लास्ट वाले आपके जोवियन प्लैनेट्स कहलाते हैं, जुपिटर लाइक प्लैनेट्स कहलाते हैं। अब जो हम देख लेते हैं इनके अंदर डिफरेंस पढ़ लेते हैं एक बार, क्या है, क्यों है, कैसे है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, जो आपके टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स थे वो इनर प्लैनेट्स कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, इनर प्लैनेट्स, सन के पास प्रेजेंट है। जबकि जो आपके जोवियन प्लैनेट्स हैं वो क्या कहलाएंगे, आउटर प्लैनेट, क्योंकि वो सन से बाहर की तरफ प्रेजेंट है। ठीक है, अब जो आपके इनर प्लैनेट्स होते हैं वो अर्थ जैसे होते हैं, उन पे रॉक वगैरह है, इनके अंदर कोई भी रिंग नहीं होती। इनके पास क्या नहीं प्रेजेंट होती, कोई भी रिंग नहीं प्रेजेंट होती। अब ये इस तरीके के क्यों बनते हैं, बिकॉज सन के पास होने की वजह से टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। दोनों प्लैनेट्स अलग अलग क्यों है, क्योंकि इसमें जो सन के पास है, वहां पे सन के पास होने की वजह से टेम्परेचर, तापमान बहुत ज्यादा होता है, और उसकी वजह से गैसेस इकट्ठी नहीं हो पाती है, गैसेस कंडेंस नहीं हो पाएंगे। ठीक है,
दूसरा है सोलर विंड्स क्या करती है, उन गैसेस को बाहर ले जाती हैं और दूर फेंक देती हैं। सन की तरफ से आने वाली सोलर विंड्स गैसेस को दूर फेंक देती हैं। तीसरा, लो ग्रेविटी की होने की वजह से बहुत सारी चीजें होल्ड नहीं हो पाएंगी, इसीलिए क्या हो जाएगा, वो छोटा हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी गैसेस नहीं इकट्ठी हो पाई। सन के पास होने की वजह से टेम्परेचर ज्यादा था, कुछ सन की जो फ्लेयर्स आ रही थी उन्होंने भगा दिया कुछ मटेरियल को, कुछ ग्रेविटी कम होने की वजह से इकट्ठा नहीं हो पाई। तो इसी वजह से जितने भी टेरेस्ट्रियल होंगे इनका साइज छोटा होगा, जबकि जोवियन वालों का साइज क्या होगा, बड़ा होगा, और इनके पास क्या होंगी, रिंग्स प्रेजेंट होंगी। ठीक है, तो ये हमने डिफरेंस समझ लिया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका वो है रैंकिंग। देखिए, अब आपको एक टेबल दिख रही है, थोड़ी टिपिकल लगेगी, बट आप सबको ये पीडीएफ अवेल होगी। ठीक है, इसमें मोस्ट इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिर्फ इसी एक टेबल से हम जितने भी आपके प्लैनेट्स हैं, 8 के 8 प्लैनेट्स के सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स को सिर्फ एक टेबल से याद कर सकते हैं। रादर देन हर एक का मैं अलग अलग बना दूं और फिर आपको याद ना हो, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। इस एक टेबल से हम सब कुछ याद कर सकते हैं। तो एक बार देखते हैं इससे हम कैसे सब कुछ याद कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे साइज की। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे साइज की। तो अगर मैं साइज की बात करूं, कौन से प्लैनेट का कितना ज्यादा साइज है और कितना कम है, तो सबसे पहले मैंने लिखा है मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ और फिर मार्स लिखा गया है। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो एक बार इससे देख लो। ठीक है, इससे आपको दिख रहा होगा कि जुपिटर से जे से एन, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून में जाते हैं तो जुपिटर का सबसे बड़ा साइज है और सबसे घटके किसका कम हो जाता है, आपका नेपच्यून का। उधर की तरफ साइज घट ही रहा है, तो सबसे बड़ा साइज किसका है, आपका जुपिटर का, फिर आपका सैटर्न का हो जाएगा, फिर आपका यूरेनस और फिर नेपच्यून। ठीक है, तो हमने यहां से एक बात हमें याद आ गई, हमें समझ आ गई, हमने याद कर ली कि जुपिटर का साइज क्या है, बिगेस्ट प्लैनेट जो है वो कौन सा है, आपका जुपिटर है। ठीक है, उसके बाद यहां पे तो सबका साइज ऐसे था, फिर इधर की तरफ देखो। अब इधर की तरफ आप देखोगे तो अर्थ का साइज क्या है, सबसे बड़ा है। अर्थ का साइज क्या है, सबसे बड़ा है। अर्थ का साइज कौन से नंबर पे आता है, 5th। तो याद रख लो, अर्थ पे एक शो आता था क्या 5वीं बात से तेज है, इसीलिए अर्थ का साइज क्या है, 5th पे लाई करता है। उसके बाद अर्थ के बाद जो बड़ा साइज है वो वीनस का है, फिर मार्स का, और सबसे छोटा साइज किसका है, मरकरी का। तो अगला सवाल बन सकता है सबसे छोटा साइज किसका है, मरकरी का। 3 सवाल बनेंगे साइज पे। पहला, सबसे बड़ा साइज बताओ, जुपिटर। दूसरा, सबसे छोटा साइज बताओ, मरकरी। अर्थ कौन से नंबर पे आता है साइज के टर्म में, 5th नंबर पे। 3 सवाल बन गए। अब जो साइज था उसी के बेस पे मास होगा। जितनी बड़ी आपकी बॉडी होगी उतना ही ज्यादा आपका मास होगा। नेचुरली यही होना चाहिए, अगर कोई एक्सेप्शन ना हो तो ठीक है। अगर सबसे ज्यादा साइज जुपिटर का था तो सबसे ज्यादा मास भी किसका होगा, जुपिटर का होगा। सबसे कम साइज किसका था, मरकरी का था, तो सबसे कम मास भी किसका होगा, मरकरी का होगा। इसी तरीके से अगर 5वें नंबर पे अर्थ का साइज था तो मास भी 5वें नंबर पे अर्थ का होगा। तो 2 चीजें याद हो गई, मास याद हो गया और साइज याद हो गई। अब तीसरी चीज याद करते हैं, डेंसिटी के टर्म में कौन सबसे ज्यादा और कौन सा सबसे कम है। तो डेंसिटी के लिए वर्ड याद रख लो ES। डेंसिटी के लिए याद रख लो ES। E पहले आता है तो मैक्सिमम, ठीक है, S बाद में आता है तो मिनिमम। ओके, ES का मतलब होता है इकोनॉमिक सर्वे। ES क्या होता है, इकोनॉमिक सर्वे। जब भी हमें किसी चीज की डेंसिटी बतानी हो तो हम इकोनॉमिक सर्वे को देखने जाएंगे। तो E से आपका मैक्सिमम मतलब अर्थ। तो सबसे ज्यादा आपकी डेंसिटी किस प्लैनेट की होगी, अर्थ की। और सबसे कम S से कौन सा प्लैनेट है, सैटर्न। तो बस डेंसिटी याद हो गई। पहले पे कौन है, डेंसिटी सबसे ज्यादा किसकी हो गई, अर्थ की। सबसे कम डेंसिटी किसकी हो गई, आपकी सैटर्न की। हो गया है याद, बहुत आसान था। फिर देखेंगे टेम्परेचर के बेस पे। अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो जो प्लैनेट सन के जितना नजदीक होगा क्या उसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा नहीं होना चाहिए, और जो जितना दूर होगा उसका टेम्परेचर उतना कम होगा। तो सीधी सी बात है। अब इसमें सवाल ये बन जाएंगे कि सबसे कम टेम्परेचर किसका, सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसका, और अर्थ का टेम्परेचर क्या। तो सबसे पहले अर्थ का टेम्परेचर देखते हैं। तो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो क्या है, आपका 15 डिग्री सेल्सियस। अर्थ का टेम्परेचर क्या है, 15 डिग्री सेल्सियस। अब सबसे दूर रहने वाला प्लैनेट कौन सा है, आपका नेपच्यून। तो सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर किसका होगा, नेपच्यून का। तो इस हिसाब से तो जो अर्थ के सन के जो सबसे पास होगा यानी मरकरी, उसका सबसे ज्यादा टेम्परेचर होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। मरकरी की बजाय यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, इसीलिए हम इसको अलग कलर से मार्क करेंगे, ब्लू से। टेम्परेचर सबसे ज्यादा किसका होता है, वीनस का। जो अर्थ के पास प्रेजेंट है वीनस, उसका सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है। होना चाहिए था मरकरी का, क्योंकि सन के सबसे पास मरकरी है, बट होता किसका है सबसे ज्यादा टेम्परेचर, वीनस का।
कारण क्या है इसका? क्योंकि वीनस के पास बहुत ज्यादा हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड्स हैं जो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं, और इसीलिए उसका टेम्परेचर मरकरी के भी टेम्परेचर से ज्यादा हो जाता है। अंडरस्टूड? ठीक है। अब जो अगला सवाल पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट बता दो। तो ये याद रख लो, पहला सवाल पूछा जाएगा ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसके ऊपर कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है? तो दो प्लैनेट ऐसे हैं जिनके ऊपर कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, पहले ही दो, ना मार्स के ऊपर ना मरकरी के ऊपर, ना वीनस के ऊपर कोई नेचुरल सैटेलाइट। अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट हमें पता ही है कौन सी है, मून है। ठीक है, उसके बाद बात करूं किसकी, मार्स की। अगर उसके बाद मैं नेक्स्ट बात करने लग जाऊं तो नेक्स्ट जो आपका प्लैनेट रहेगा वो है आपका मार्स। मार्स के पास दो नेचुरल सैटेलाइट है। अब अगला जो सवाल पूछा जाएगा कि मैक्सिमम नेचुरल सैटेलाइट किसके पास है, तो वो आप याद कर लो सैटर्न के पास, जो क्या है 106। ठीक है, जो क्या होंगी आपकी 106, 106 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं सैटर्न के पास आज के डाटा के अकॉर्डिंग, जो आपका किसने दिया है, नासा ने दिया है। ठीक है, तो तीसरा सवाल ये पूछ लिया गया। ओके, अब अगला सवाल पूछा क्या जा सकता है, रेवोल्यूशन रोटेशन से रिलेटेड। अब हमें पता है रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि आप सन के अराउंड, किसी और बॉडी के अराउंड चक्कर लगाना। अब ये बताओ, जो प्लैनेट सन से जितना ज्यादा दूर होगा उसे लंबा वक्त नहीं लगेगा सन के अराउंड चक्कर लगाने में? बिल्कुल लगेगा। जो जितना पास होगा वो सन के अराउंड उतनी जल्दी चक्कर लगा लेगा। तो अगर मैं धरती की बात करूं, धरती कितने वक्त में सूरज के अराउंड चक्कर लगाती है, तो वो 365 दिन में लगाते हैं। उसको क्या बोल देते हैं, एक साल। धरती का एक साल 365 दिन। तो सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा सवाल धरती पे पूछा जा सकता है कि धरती के रेवोल्यूशन पे कितना टाइम लगता है, 365 दिन। ठीक है, अब सबसे कम टाइम किसको लगेगा, जो सन के पास होगा यानी मरकरी को। सबसे ज्यादा वक्त किसको लगेगा, नेपच्यून को, जो बिल्कुल दूर है। कितना लगता है, 164 ईयर में लग जाता है। ठीक है, जबकि आपका मरकरी को सिर्फ और सिर्फ 88 डेज लगता है। ओके, ये सारी बात कर ली। अब अगला जो सवाल आता है वो आता है अपनी ही एक्सिस पे रोटेट करने पे सवाल बन सकता है कि कौन सा प्लैनेट अपनी एक्सिस पे, अपनी ही दूरी पे कितने टाइम में घूमता है। तो अर्थ अपनी ही एक्सिस पे कितने टाइम पे घूमती है, 24 घंटे में, दिन रात हो जाती है, राइट है ना। तो अर्थ का क्या आ जाएगा, 24 आवर। ठीक है, और सबसे ज्यादा किसको टाइम लगता है, सबसे ज्यादा किसको टाइम लगता है अपनी ही एक्सिस पे घूमने के लिए। ठीक है, सबसे कम टाइम देखेंगे, सबसे कम टाइम किसको लगता है अपनी ही एक्सिस पे घूमने के लिए। तो सबसे कम जो टाइम लगेगा वो लगता है आपके जुपिटर को। सबसे कम टाइम अपनी ही एक्सिस पे घूमने के लिए जुपिटर को लगता है 9.8 आवर, यानी जुपिटर पे एक दिन 9.8 घंटे का होता है। 9.8 घंटे का एक दिन होता है किस पे, जुपिटर पे। ठीक है, अर्थ पे 24 घंटे का एक दिन होता है, यहाँ पे 9.8 आवर का एक दिन होता है। लेकिन एक बात बहुत हैरान करने वाली है, जो वीनस प्लैनेट है, वीनस प्लैनेट में फिर एक एक्सेप्शन आ गया। वीनस में फिर से एक एक्सेप्शन आ गया। वीनस का एक्सेप्शन क्या है, देखो, हर एक प्लैनेट का जो साल होगा, यानी रिवॉल्व जब कर रहे थे हम सूरज के अराउंड तो एक साल बनता है। जब अपनी ही एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं तो दिन बनता है, दिन और रात होती है। ठीक है, तो ये तो सबको पता है कि साल बड़ा होता है, दिन रात छोटी होती है। पर वीनस में एक्सेप्शन है। वीनस के केस में क्या है, जो साल है वो छोटा है और दिन रात बड़े हैं, मतलब बहुत धीरे धीरे अपनी एक्सिस पे वीनस घूमता है। ठीक है, वीनस के ऊपर एक साल तो 225 डेज, यानी कि आपका 225 दिनों का है। बट एक दिन अगर बात करूं तो वो कितना है, 243 अर्थ डेज के इक्वल। ठीक है, तो ये सारी थी आपकी इंपॉर्टेंट बातें जो भी आपके प्लैनेट से रिलेटेड आपसे पूछी जा सकती है, और बहुत इजी तरीके से हमने याद कर लिया। इसके बाद आप जब सवाल ट्राई करोगे ना, यू विल फील कि बहुत इजी हो गया ये तो करना। ठीक है, अभी हम इसके सवाल करते हैं बहुत जल्दी से, क्विकली। ठीक है, उससे पहले एक और चीज है जिस पे हम ध्यान देना है, जो और इंपॉर्टेंट पूछ जाती है, वो है आपके ऑल्टरनेटिव नेम्स किसी भी प्लैनेट के। कोई भी प्लैनेट है, जैसे अर्थ को क्या बोला जाता है, ब्लू प्लैनेट, वीनस को ट्विन सिस्टर बोला जाता है ऑफ अर्थ। तो इस तरीके से ऑल्टरनेटिव नेम्स पे भी आपके सवाल पूछे जा सकते हैं, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले वीनस की बात करूं तो वीनस को ब्राइटेस्ट प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। और किस नाम से जाना जाता है, ब्राइटेस्ट, सबसे चमकते हुए प्लैनेट के नाम से। और इसीलिए इसको इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार भी बोला जाता है, इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार। इसके अलावा इसको एक और नाम से जाना जाता है, अर्थ ट्विन, अर्थ के ट्विन के नाम से, क्योंकि अर्थ जैसा ही इसका साइज और मास है।
ठीक है। अर्थ को किस नाम से जानते हैं? ब्लू प्लैनेट के नाम से या फिर वाटरी प्लैनेट के नाम से। मार्स को किस नाम से जाना जाता है? रेड प्लैनेट। मार्स क्या होता है आपका? रेड प्लैनेट, क्योंकि यहाँ पे आयरन बहुत ज्यादा पाई जाती है। ठीक है। जुपिटर को विंटर प्लैनेट के नाम से जाना जाता है, या फिर आपके नेपच्यून को भी विंटर प्लैनेट के नाम से जाना जा सकता है, क्योंकि वहां पे आपका टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम होता है। यूरेनस को ग्रीनिश प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे गलती मत करके आना, यूरेनस क्या है आपका? ग्रीन कलर का प्लैनेट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे मीथेन गैस बहुत ज्यादा प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर के अंदर। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो ये था आपका। इसके बाद एक बार सन के बारे में और बात कर लेते हैं, सूरज की बात करेंगे। तो सूरज की अगर मैं बात करूं तो सूरज के अंदर जो सबसे ज्यादा जो पाया जाता है, सन के अंदर जो सबसे ज्यादा होता है वो होता है 72% हाइड्रोजन, 26% हीलियम और 2% बाकी चीजें। ये आपका कोर हो गया सन का। बाहर वाला जो हिस्सा होता है सन का वो फोटोस्फीयर, और जो हमें बिल्कुल हल्का फुल्का ऑरेंज ऑरेंज सा दिखाई देता है बाहर, है ना, वो क्या होता है? वो क्या कहलाता है? कोरोना। वो क्या कहलाता है? कोरोना कहलाता है। और यही कोरोना ही अकेली चीज है, जब आपका सूरज ग्रहण लगता है यानी एक्लिप्स होता है, तो हमें जो चीज दिखती है वो सिर्फ और सिर्फ क्या दिखती है? कोरोना ही दिखती है। और जितना भी सोलर सिस्टम है, पूरे के पूरे जो सोलर सिस्टम का 99.9% जो वजन है वो किसके अंदर है? सूरज के अंदर है, आपके सन के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, और यहाँ पे रिएक्शन कौन सी होती है? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है। क्लियर है ये बात सबको? ठीक है, चलिए, तो इसके बाद जो हमें नेक्स्ट चीज देखनी है वो मून के बारे में देखनी है। ठीक है, अब मान लेते हैं ये आपका अर्थ है। अर्थ के अराउंड चक्कर कौन लगाता है? मून। अर्थ के अराउंड चक्कर कौन लगाता है? मून। अब जब अर्थ मून के बिल्कुल पास होगी, अर्थ और मून एक दूसरे से बिल्कुल पास होते हैं, तब उसको क्या बोलते हैं? कंडीशन को पेरिगी। उसको क्या बोलते हैं? पेरिगी। जब अर्थ और मून का डिस्टेंस मैक्सिमम होता है तो उसको क्या बोलते हैं? एपोगी। उसको क्या बोलते हैं? एपोगी। ठीक है, तो ये दो वर्ड्स याद रखने हैं। पेरी से आप याद रख लेना, पास, है ना। पेरी जब था, पी से ही पेरी, पी से ही पास, तो अर्थ और मून पास होंगे। जब अर्थ और मून में डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा तो वो क्या हो जाएगा? आपका एपोगी। ठीक है, ये बात क्लियर है सबको? चलिए, अगली जो बात इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है वो ये है कि जो आपका मून है यानी चांद है, उसको अपनी ही एक्सिस पे रोटेशन के लिए, अपनी ही एक्सिस पे रोटेशन के लिए और अर्थ के अराउंड घूमने में, अर्थ के अराउंड चक्कर लगा रहा है और अपनी एक्सिस पे घूम रहा है, दोनों में बराबर वक्त लग रहा है। 27 दिन 7 घंटे एंड 43 मिनट्स, यानी कि 7.5 दिन का वक्त, 27.5 दिन का उसको वक्त लगता है अपनी ही एक्सिस पे घूमने के और धरती के अराउंड घूमने के। बट हमें किस पे पता करना है कि वो सूरज के अराउंड कितने टाइम पे घूमता है। तो सूरज के अराउंड वो जितने टाइम पे घूमता है वो है आपका 29.53 डेज, यानी अप्रोक्सीमेटली ये लगा लो 1 महीने का ही उसको वक्त लग जाता है। जो आपका साइज है मून का वो 1/4 है किसके साइज के? अर्थ के साइज के। और जो ग्रेविटेशनल पुल है मून का वो 1/6 है अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के। ठीक है, ओके। एस्टेरॉइड हमने देख लिया था। जो आपका एस्टेरॉइड होता है वो आपके छोटे छोटे प्लैनेट्स होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, माइनर प्लैनेट्स होते हैं जो इकट्ठे होके प्लैनेट नहीं बना पाए बट छोटे छोटे टुकड़े हैं। और ये पूरी की पूरी एस्टेरॉइड की जो बेल्ट है वो हमें कहाँ देखने को मिलती है? वो हमें देखने को मिलती है मार्स और जुपिटर के बीच में। इसके अलावा भी और भी छोटे छोटे टुकड़े होते हैं आपके एटमॉस्फेयर के अंदर, जिनको क्या बोला जाता है? मेटेरॉइड, मिटियोर एंड मेटेरॉइड। तीनों सेम बात नहीं है, तीनों की डेफिनेशन समझ लो। सवाल पहले भी पूछा गया है, प्रीवियस क्वेश्चन में भी पूछा गया था पेपर में, और फिर से पूछा जा सकता है। देखो, अब कोई भी रॉक की बॉडी, ठीक है, कोई भी पथरीली चट्टानी जो बॉडी है, अगर उसका साइज क्या है? स्मॉलर है 10 mm से, और वो वायुमंडल में, मतलब सॉरी आपके स्पेस में कहीं पे भी प्रेजेंट है, उसको क्या बोलेंगे? मेटेरॉइड। मेटेरॉइड बोलेंगे। अब वही क्या कर जाती है? अगर वो अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर कर जाए, और अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करने के बाद क्या करती है? वो वेपराइज होना शुरू हो जाती है। ठीक है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होने के बाद उसे मिटियोर बोलते हैं। और अगर अर्थ के एटमॉस्फेयर से भी निकल के वो अर्थ को टकरा जाए तो उसको क्या बोलेंगे? मेटेओराइट। उसको क्या बोलेंगे? मेटेओराइट। अगर वो अर्थ के सरफेस को हिट करती है। जब तक स्पेस में थी मेटेओराइट, ठीक है। मान लो ये आपका अर्थ है, ये अर्थ का क्या है? एटमॉस्फेयर है। तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में जब आ जाती है
तो क्या कहलाएगी, मिट्योर कहलाएगी। इस टाइम पे ये वेपराइज हो सकती है, यानी कि उड़ सकती है, वाष्पीकरण इसका हो सकता है। पर अगर ये उड़ने की बजाय अर्थ को टकरा जाए कहीं पे तो क्या कहलाएगी, मिट्योराइट। अर्थ को टकरा जाए कहीं पे, अर्थ के सरफेस पे, तो वो क्या कहलाएगी, मिट्योराइट। ठीक है, तो ये था आपका कंप्लीटली अबाउट सोलर सिस्टम। अब इस पे कुछ सवाल ट्राई कर लेते हैं। देखो, हर क्लास के बाद, जो क्लास पढ़ने के बाद हम कुछ ही सवाल ट्राई कर पाएंगे, जो मैक्सिमम क्वेश्चंस होंगे वो हम अपने प्रैक्टिस सेट के अंदर कवर करेंगे। उसी क्लास के अंदर सेम सिर्फ 1-2 क्वेश्चंस ही हम लोग कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो जो पहला सवाल है जल्दी से देख लेते हैं, वो क्या होगा। आपका जो पहला सवाल है वो है आपका, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स इज नोन एज। जो स्टार्स का जो ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं, हम सब ने पढ़ा, उसको क्या बोलते हैं, गैलेक्सी बोलते हैं। ठीक है, अगला है, व्हाट डज द स्टडी ऑफ यूनिवर्स कॉल्ड। यूनिवर्स की स्टडी को क्या बोलेंगे, तो कॉस्मोलॉजी बोलेंगे यूनिवर्स की स्टडी को। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। हमने देखा जो इनर वाले 4 थे वो टेरेस्ट्रियल, और सवाल पूछ रहा है इनमें से कौन सा टेरेस्ट्रियल नहीं है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, जुपिटर। जुपिटर कौन सा है, जोवाइन प्लैनेट है, टेरेस्ट्रियल नहीं है। अगला है, अमंग द फॉलोइंग विच प्लैनेट टेक्स द मैक्सिमम टाइम फॉर द वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन। कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो सबसे लंबा वक्त लेता है सूरज के अराउंड चक्कर काटने के लिए। मैंने बताया था जो सबसे सन से दूर होगा वो सबसे ज्यादा वक्त लेगा, यानी कि नेपच्यून को लेना चाहिए। बट सवाल किसके अकॉर्डिंग दे रहा है, आंसर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। तो इन सब में से तो सबसे दूर कौन है, जुपिटर है, तो जुपिटर को सबसे ज्यादा वक्त लगेगा। अगला है, विच प्लैनेट्स लुक्स द रेडिश इन कलर इन द नाइट। कौन सा इसमें से प्लैनेट है जो लाल रंग का दिखाई देता है। हमने कलर्स के बेसिस पे देखा था, तो ये होगा आपका मार्स, क्योंकि मार्स की सॉइल के अंदर बहुत ज्यादा आयरन प्रेजेंट है। क्लियर है। अगला है, सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा जो प्लैनेट है, सबसे बड़ा जुपिटर। मैंने बताया था जुपिटर के बाद यूरेनस, यूरेनस के बाद नेपच्यून, नेपच्यून के बाद सैटर्न। 1 2 3 4, तो दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा कौन सा है आपका, यूरेनस। क्लियर है, इजी है। एक बार आप थ्योरी कर लेंगे तो उसके बाद चीजें इजी हो ही जाती है। हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है, वीनस। मैंने बताया था अर्थ के सबसे, सन के सबसे पास तो मरकरी है, मरकरी होना चाहिए था, बट सबसे ज्यादा हॉटेस्ट कौन सा होता है, वीनस होता है। उसका रीजन भी बताया था, वीनस सबसे ज्यादा हॉटेस्ट इसलिए होता है बिकॉज उसके अंदर क्या होती है, आपके हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड के आपके क्लाउड्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, है ना। अगला एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि ऐसे प्लैनेट का नाम बताइए जिसके अंदर लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट है। तो इसका आंसर क्या होगा, सैटर्न। 106 सैटेलाइट है अब सैटर्न के पास। तो दिस इज ऑल अबाउट योर सोलर सिस्टम। हमने सोलर सिस्टम कंप्लीट कर लिया है, और ये यहाँ पे इसके बाहर आपको कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो ये था आपका सोलर सिस्टम के बारे में। अगली क्लास में हम जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। टिल द टाइम स्टे हेल्दी, कीप लर्निंग। जय हिंद सभी को।